वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आप सभी लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह का चाइना ने हरकतें की, उसके कारण चाइना पे कोरोना वायरस फैलाया पूरा दुनिया में। चाइना पे इमेंस प्रेशर बना है, बहुत ज़्यादा दबाव बना है और इस दबाव को भारतीय गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहिए अपने हक में चाइना से डिसीजन लेवाने के लिए। मीन्स भारतीय गवर्नमेंट कुछ ऐसे मुद्दे हैं चाइना के साथ जिससे अपने कंडीशन पे उसको सॉल्व करा सकती है अभी चाइना के साथ, जो कि युद्ध लड़के नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारे ये इसलिए संभव है कि बहुत सारे कंट्री चाइना पे दबाव डाल रही है। ठीक है, ये सब बताने के लिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ ऐसे कंट्री है जो चाइना पे बहुत सारा दबाव डाल रही है। क्यों डाल रही है तो सभी जानते हैं। मैं हालांकि कुछ बोल देता हूँ कि चाइनीज गवर्नमेंट ने जो शुरुआती चरण में इंफॉर्मेशन छुपाया, जिसके कारण, और WHO भी सपोर्ट किया चाइना को, जिसके कारण कोरोना वायरस पूरा दुनिया में फैल गया। जब ये कोरोना वायरस पूरा दुनिया में फैल गया तो विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका का क्या हालत है आपके प्रति आप सभी लोग जानते हैं। इटली का क्या हालत है, जर्मनी का क्या हालत है, फ्रांस का क्या हालत है, यूनाइटेड किंगडम का क्या हालत है। हमारी अभी हालत कुछ हद तक ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा भारत की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन भारत की हालत कुछ हद तक ठीक है, सही है। और चूंकि भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन जो है, HCQ मेडिसिन पूरा दुनिया को दिया, जिसके कारण भारत का सॉफ्ट इमेज भी बना है। ये भी एक बहुत वो पार्ट है। पूरा दुनिया हमारी मेडिसिन खा रही है, पूरा दुनिया की गवर्नमेंट हमारी मेडिसिन मांग रही है। और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें विरोध कर रहे थे हमारे, जैसे कि टर्की ने भी भारतीय गवर्नमेंट से मेडिसिन मांगा। मानवता के आधार पर भारतीय गवर्नमेंट उनको भी मेडिसिन दे रही है। मलेशिया को दी है और मलेशिया को देगा भी, ऐसे कंट्री को भी मदद हो रहा है। तो हमारी एक सॉफ्ट पावर बिल्डअप हो रही है, हमारी इमेज अच्छी हो रही है और चाइना की इमेज गिर रही है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। अब क्या है कि जैसे मैं बताता हूँ कि कुछ सारे कंट्री जिन्होंने चाइना पे दबाव डालना शुरू किया है, कुछ का एग्जांपल देता हूँ। पहले कंट्री कौन सा है? इटली ने चाइना को बोला कि आप हमें बार डैमेजेस दो। मतलब दो पार्टी युद्ध लड़ रहे हैं, ये दो पार्टी युद्ध लड़ रही है, ए पार्टी युद्ध हार गई। अब जब ये पार्टी युद्ध हार गई तो हुआ क्या? ए पार्टी ने बोला चलो हम तुमसे समझौता कर लेंगे, बट जो युद्ध में हानि हुई है मेरे को, क्योंकि युद्ध लड़े तो दोनों को हानि हुई है, तो जो युद्ध में हानि हुई है अगर तुम पे कर दो तो फिर हम समझौता कर लेंगे। तो कुछ फ़ायदा भी खोजेंगे, ऐसा नहीं कि जो हानि हुई सिर्फ वही लेंगे, कुछ फ़ायदा भी लेंगे क्योंकि ये जीते हुए हैं। तो इटली उस तरह का बायर डैमेजेस मांग रही है चाइना के साथ। अब इटली मांगे भी क्यों ना, अब इटली क्यों ऐसा मांग रही है इसके बारे में बताता हूँ। चाइनीज गवर्नमेंट के कहने पे IMA नोट ए वायरस करके कैंपेन चलाया, जिसमें क्या होता था कि लोग स्ट्रीट्स पे जाके, सार्वजनिक जगहों पे जाके इटली में खड़े हो जाते थे, खड़े होते थे और लिखते थे IMA नोट ए वायरस, IMA चाइनीज प्लीज हग मी। और लोग क्या मानवता के आधार पे जाते थे, हक करते थे। यह फरवरी की बात है, जब तक चाइना अच्छी तरीके से जान गया था। और ताइवान बहुत बार बोल चुका था, लेकिन कोई मान नहीं रहा था क्योंकि WHO भी नहीं मान रहा था। तो अज्ञानता बस इटली के लोगों ने उनको हक किया और पूरी तरीके से ये वायरस फैल गई। एक फैक्टर ये भी था, बहुत बड़ी फैक्टर ये था, और भी कुछ कारणें थी, फैल गई। अब इटली के लोगों ने बोला कि अगर आप जानते थे कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, तब आपने ऐसा क्यों किया? और इटली वो कंट्री है जिन्होंने चाइना के साथ वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव ज्वाइन किया, यूरोपियन यूनियन की कंट्री होने पे भी। ठीक है, ये हुआ। दूसरा हुआ अमेरिका ने क्या बोला कि जो ताइवान है, जिसको चाइना क्या बोलता है कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है, बहुत सारे कंट्री को दबाव डालता है कि आप ताइवान को एक कंट्री मत मानो। फिर भी कुछ कंट्री मानती है, अमेरिका भी नहीं मानती है, लेकिन अमेरिका उनको सप्लाई करते रहता है, युद्धक विमान और भी युद्ध की सामग्री चाइना उसको ताइवान को देता रहता है अमेरिका। तो अमेरिका ने बोला कि चूंकि बहुत सारे कंट्री इनको ये नहीं मानते हैं कि ये एक कंट्री है ताइवान, तो इसको बहुत सारे विश्व के संगठनों में एंट्री नहीं है ताइवान का, जैसे कि WHO में नहीं था। तो अमेरिका ने बोला हम इसको एंट्री दिलवाएंगे, परोक्ष मायने में तो कहिए। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब बहुत सारे कंट्री ताइवान को एक देश के रूप में
मान्यता देंगे, भारतीय गवर्नमेंट भी मान्यता दे सकती है। ठीक है, ये हुआ। और इसी तरह से बहुत सारे कंट्री, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि चाइना का जो मांस के बाजार है उसको बैन कर दो। बहुत सारे कंट्री ऐसे ऐसे दबाव डाल रही है। ये मैं कुछ एग्जांपल दिया। अब भारतीय गवर्नमेंट के साथ मुद्दा क्या है और भारतीय गवर्नमेंट को क्या चाइना से मांगना चाहिए। पहला मुद्दा है कि 1962 के युद्ध में अक्साई चीन का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो था, 90,000 नहीं हो तो तावांग वाले एरिया जो अरुणाचल प्रदेश तब की नेफा थे, उस पर चाइना क्लेम करता है। जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग एरिया है उस पर क्लेम करता है, जबकि उसका कोई क्लेम बनता नहीं है। ठीक है, और भी है कि लगभग 2,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है लेह लद्दाख में, उस पर भी चाइना क्लेम करता है। और अक्साई चीन वाला एरिया जो है लगभग 40,000 किलोमीटर का एरिया है, उसको तो चाइना कहता ही है कि हमारा पार्ट है। और जो पीओके का एक एरिया है, पाकिस्तान ने क्या सोचा 1962 के युद्ध के बाद कि हम अगर इसमें ट्राइलेटरल इश्यू कश्मीर को बना दें तो ये मुद्दा हमारे तरफ झुक के सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया 1963 में गिफ्ट कर दिया, जिससे ये ट्राइलेटरल इश्यू बन गया और चाइना ने गिफ्ट ले लिया। तो चाइना किस तरह का, ये तो मैं सिर्फ एरिया की बात बोल रहा हूँ, भारत के साथ किया है तो आप जानते हैं। ये सारे मुद्दे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बैठकें हुई है दोनों गवर्नमेंट के लोगों के बीच, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकला है। इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि अगर ये सारे मुद्दे आप सॉल्व नहीं करते, जो कि इंडिया युद्ध लड़के चाइना से नहीं करवा सकता, तो मैं भी यूएसए के ब्लॉक में चला जाऊंगा। ये इसलिए संभव है, यूएसए के ब्लॉक में चला जाऊंगा, जिस तरह दुनिया की और कंट्री कर रही है हम भी करेंगे आपका विरोध। आपका जो है गिरेगा, ग्राफ गिरता जाएगा, जो चाइना इस समय अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, एक कारण ये भी है। तो इंडिया कह सकता है अब हमारे शर्तों पे इंडिया कुछ फायदा लेके चाइना के साथ समझौता कर सकता है, दबाव डाल सकता है, अगर हमारे भारतीय गवर्नमेंट चाहे तो, अगर हमारे भारतीय डिप्लोमेट्स चाहे तो, जो कि वो लोग कर रहे होंगे। ऑब्वियसली वहाँ बड़े पदों पे बैठे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे होंगे। पहली चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ें ये भी हुई कि इंडिया क्या है कि इंडिया का जो व्यापार है चाइना के साथ, वो उसमें इंडिया को $60 बिलियन का घाटा है। $60 बिलियन का व्यापार घाटा है। कितना का? $60 बिलियन का। मतलब जो चीज़ें हम निर्यात करते हैं चाइना को, उससे कहीं ज़्यादा $60 बिलियन का चीज़ हम आयात करते हैं अपने यहाँ, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, और उस मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट है इंडिया में बहुत बड़ा बाजार है इंडिया, तो इंडिया में आता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ क्या चाहिए ये बताता हूँ। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए क्या कि अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, तो जो कि हमारे गवर्नमेंट के पास उतनी पैसा है नहीं, तो बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट आके करें। इंडियन गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए, और बाहर की कंपनियां आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ऐसा नहीं करती भी है, लेकिन बड़े पैमाने पे करेगी भी आके, जो कि चाइना में हुआ था। इसलिए भी करेगी क्योंकि इंडिया के पास चीप लेबर है, यंग जनरेशन है, अभी ज़्यादा लोग जवान हैं और कम पैसे में लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं यूएसए और पश्चिम देशों के मुकाबले। तो यहाँ वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि फाइनली इंडिया को भी आएगा पैसा, और इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, तो बहुत सारा सामान इंडिया में ही खपा देंगे अपना, और भारतीय गवर्नमेंट को टैक्सेस आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, तो लोगों को पैसा आके खर्चा करेंगे, फाइनली हमारी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ लोचा है। लोचा ये है कि मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था, उसमें जापान ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट किया। तो तब की जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी फडणवीस की, उन्होंने क्या किया कि सारा क्लियरेंस दिया, जो इन्वायरमेंट का है ये वो सारा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, प्रोजेक्ट शुरू हुआ। लेकिन गवर्नमेंट बदलते ही अपना आंखें दिखाना शुरू कर दी, वहाँ की गवर्नमेंट ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। और जब गवर्नमेंट ने आंखें दिखाना शुरू की, तो बहुत सारे जो बोल रहे हैं कि अब डिले हो गया प्रोजेक्ट, डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो जो कंपनी ने आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, सारा चीज़ें अपना जोड़ घटाव करके, उस कंपनी क्या सोचेगी आपके प्रति? कोई इतना पैसा लगाएगा आपके यहाँ तो क्या सोचेगी आपके प्रति?
और जो कंपनी आपके यहाँ पैसा लगाने के लिए सोच रहा है वो क्या सोचेगी? वो कंपनी सोचेगी अरे यार यहाँ तो गवर्नमेंट बदलता है, नीतियाँ बदल जाती है, ठीक है, प्रायोरिटीज़ बदल जाता है। ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो एक बार प्रोजेक्ट पास हो गया तो हो गया, उसमें कोई रुकावटें नहीं आएगी। उससे पहले जितना जो तुम्हें करना है कर लो। ये भी हुई, जिसके कारण क्या है कि इंडिया में फॉरेनर आके इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो चाइना का उसमें भी होगा, लॉसेस होंगे। लॉसेस क्या कि समझ सकते हैं, ये चीज़ तो हुआ। और एक और इसमें सबसे बड़ा काम ऐड किया है जापानीज गवर्नमेंट ने। जापानीज गवर्नमेंट ने अपने कंपनियों को ये बताया है, क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल जैसे निसान हो गया, टोयोटा हो गया, ये सारे का जो प्रोडक्ट्स होते थे, मतलब जो यूज़ होते थे उसको बनाने में, कार्स वगैरह बनाने में, टायर हो गया, बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हो गए, वो आते थे चाइना से। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एक वो जैसे भारतीय गवर्नमेंट ने दिया कोरोना से निकलने के लिए $24 बिलियन का अभी तक आया है, और भी अलावा आएगा, ये आएगा, अभी इससे काम नहीं चलेगा। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने 2.2 बिलियन का एक रखा है कंपनियों को मदद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां समर्थ नहीं है वहाँ से निकाल के अपना चाहे जापान में लगाए, या जापान बोला कि अगर जापान में नहीं लगा सकते हो तो फिलीपींस, तो आप इंडोनेशिया में लगाओ, वियतनाम में लगाओ, दूसरे देशों में लगाओ जाके। उसके लिए एक अलग रखा है पैसा जापान गवर्नमेंट ने। तो चाइना को वहाँ भी दबाव है। अगर भारतीय गवर्नमेंट बोले कि हम ऐसा करेंगे, करने लगे, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को वहाँ भी एक बहुत बड़ा दबाव आएगा, आएगा ना। क्योंकि हम जो दवाई एक्सपोर्ट किए हैं, दुनिया को दिए हैं, तो हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ा, जबकि चाइना का ग्राफ नीचे आया है। चाइना का ग्राफ नीचे आया है। और अगर सोचिए अगर कि भारतीय गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें करती, हरकतें करती कि मान लीजिए वायरस अगर इंडिया में फैला होता, अभी अगर ये वायरस इंडिया में फैला होता, तो चाइनीज़ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही होती, है ना। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले तक मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को बचाने के लिए चाइना वीटो का प्रयोग किया करता था। यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग किया करता था उनको बचाने के लिए। भारतीय लोगों को, भारतीय गवर्नमेंट को भूलना नहीं चाहिए। तो अब करना क्या चाहिए? जो भी सारी चीज़ें चाइना के खिलाफ होगी यूएनएससी में, जो भी सारी चीज़ें यूएनएससी में चाइना के खिलाफ होगी, भारत को उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि यूएनएससी में अभी तक कुछ दिनों तक, पहले तक ये मुद्दा डिस्कस ही नहीं हुआ चाइना के दबाव में। अब जाके हुआ है, डिस्कस ही नहीं हुआ। तो जो भी मूव्स आएंगे, इंडिया को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए चाइना के खिलाफ वाले में। इससे है ना, क्योंकि अभी देखिए ना, डोकलाम वाली इश्यू हो गया था, सारे इश्यू के चाइना चुप कहाँ बैठा है। मौलाना मसूद जो भी इंडिया के खिलाफ होता है, वो चाइना वो काम करता है, उसमें सपोर्ट करता है। और ज़्यादा दिन पहले की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कोरोना चल रहा है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया जानते हो? हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में अपना 8 समुद्री जहाज का बेड़ा उतार दिया है। जिसके कारण क्या है, इंडियन गवर्नमेंट को, ये नहीं कहता उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत आन पड़ी कि इस कोरोना में भी हम टॉर्पीडो और मिसाइल खरीदे अमेरिका से। और भारतीय गवर्नमेंट ने $155 मिलियन का यूएस डॉलर का समझौता किया है उसके साथ, यूएसए के साथ। अभी है, कल परसों की न्यूज है टॉर्पीडोज की। मतलब अभी भी हरकतों से बाज नहीं मान रहा है, क्योंकि उनके यहाँ तो लगभग कोरोना खत्म हो चुका है। अब भारतीय गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ रहा है। तो भारतीय गवर्नमेंट को उसके खिलाफ जाके करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि चाइना इससे खफा हो जाएगा। चाइना खफा होगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, है ना। चाइना अगर ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट अगर आगे आके आक्रामक हो जाती है, अब डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, अब ऑफेंसिव होना चाहिए। बहुत दिन हो गए अब डिफेंसिव पोजीशन पर आ गए, अब आगे आइए और अपने हिसाबों से खेलिए, ठीक है। अपने हिसाब से जो आपको मुद्दा है उसको एक्सप्लॉइट करिए। बहुत सारे लोग कहेंगे चाइना खफा हो जाएगा, चाइना ये करेगा। चाइना कर क्या सकता है हमारे साथ? हमारा जो व्यापार का जो है $60 बिलियन का वो है चाइना के साथ। $60 बिलियन का व्यापार घाटा है। और कोरोना वायरस के कारण दुनिया की जीडीपी गिरेगी, हमारी जीडीपी उस हिसाब से नहीं गिरेगी,
मैं ये नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रही कि मैं बोल रहा हूँ, ये IMF, ये सारी दुनिया जो भी है, वर्ल्ड बैंक, ऐसा वो लोगों ने ये चीज़ प्रिडिक्ट किया है कि भारतीय इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं गिरेगी। तो उनको हमारे यहाँ माल खपाना है, अब इसलिए आपको बेचना है कोई चीज़, भले हम आपके दुश्मन क्यों ना हो, नहीं बेचिएगा तो रहिएगा आप कहाँ से। तो उनके यहाँ, उनको हमारे यहाँ माल खपाना है, चाइनीज़ लोगों को हमारे यहाँ माल खपाना है। तो वो क्या ऑफेंसिव होंगे हमारे ऊपर, वो फाइनली घूम फिर के आएंगे हमारे यहाँ ही। ठीक है, याद रखिए। और मान लो कि कोई लोग ये भी बोलेंगे कि चाइना ऑफेंसिव काम कर देगा, चाइना मिलिट्री अटैक कर देगा, तो इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, और इंडियन फोर्सेस भी अब मजबूत हैं। और चाइना के साथ बहुत सारे पोजीशन ऐसे हैं कि जो पहाड़ों पे इंडियन अच्छे अच्छे पोजीशन पे है, मतलब बहुत सारे रेशियो में चाइना को आना पड़ेगा वहाँ। और भारतीय फोर्सेज अब ऐसे उस कंडीशन में नहीं है 1962 के कंडीशन में। अगर चाइनीज भी उस कंडीशन में नहीं है तो भारतीय भी उस कंडीशन में नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी चाइना भी इंडिया पर अटैक करता है, तब क्या होगा जानते हैं? ये सारी चीज़ें होने पर अगर चाइना इंडिया पर अटैक करता है तो पूरी दुनिया के देश कहाँ जाएंगे? पूरे दुनिया के देश भारत का सपोर्ट करेंगे, और भारत के पास क्षमता है कि युद्ध को बहुत दिन तक अच्छे पोजीशन के साथ अटैक कर सकता है चाइना पे। तो जीत किसी की होने वाली नहीं है, और चाइना ये सब हरकतें नहीं करेगी, ये दबाव में आके ये सब सारी चीज़ें नहीं करेगी। दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री है, 1962 में इंडिया न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं था। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं कि ये होगा तो ये होगा, कुछ नहीं होगा, चाइना कुछ नहीं करेगी। इसका शाइनिंग एग्जाम्पल है 2017 में डोकलाम वाले जो इश्यू हुआ। डोकलाम वाले आप सभी लोग जानते होंगे कि डोकलाम वाले जो इश्यू हुआ 1900 अभी जाके हुआ 2017 में, उसमें चाइना ने क्यों नहीं, चाइना इतना वो किया, हेकड़ी दिखाया, वो किया, स्टैंड अप हुआ, इंडिया को सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी चीज़ें हुई, लेकिन कर क्यों नहीं पाया? उसमें इश्यू था ना कि वो हमारे चिकन नेक के पास पहुंच जाता, वहाँ बना देता। तो जो सरजिल इमाम भी बोले थे कि हम चिकन नेक को इंडिया से काट देंगे, शाहीन बाग वाले, चाइना भी वही सोच रहा था। इससे 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने रोका और सक्सेसफुली रोक दिया। 73 दिनों का स्टैंड अप होने के बाद फिर उनको वापस जाना पड़ा। क्या 1962 में यह संभव था? लेकिन अब संभव है। अब कोई भी गया तो डर के गया। जो अब चाह रहा है कि हम रोड बनाएंगे, वो अपने सारी इक्विपमेंट लाया, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी वो वापस गया, तो कहीं ना कहीं आपकी उसमें वीरता है, जीत आपकी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने रोक दिया, नहीं आप नहीं आओगे आगे। वो तो बनाने के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को रोकने से वो रुक गया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी समझिए। तो जो लोग ये हैं कि चाइना ये कर लेगा, क्या कर लेगा, और चाइना को सबक सिखाइए, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाना है इंडिया को कैसे भी करके, और उसके लिए फंड्स लाना है। फंड्स लाने के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस तरह का संरचना है, उसको ईज आउट करना है। उसके लिए कनेक्टिविटी बढ़ानी है, और रोड का जो है, रोड का जाल बिछाना है इंडिया को, क्योंकि रोड का जाल नहीं बिछाइएगा तो सामान का आवाजाही कैसे होगी? इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है रोड। हालांकि अभी के गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसवे रोड बनाने पे बहुत ध्यान दिया, नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, ये सच्चाई है। और इंडिया कॉरिडोर भी बना रही है बहुत सारी, रेलवे भी अलग अब माल ढुलाई के लिए बना रही है। तो भारतीय गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, और तेज़ी जभी आएगी जब गवर्नमेंट का बिल पावर होगा और लोग इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा ये डिस्कशन अच्छा रहा, और आप लोग इसके प्रति फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, और मेरा ये चैनल फिर अगेन, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो लोग अभी तक मेरा चैनल को देख रहे हैं, या जो लोग अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। होप आप लोग सेफ होंगे, सेफ रहिए। गवर्नमेंट का डिसीजन का, जो भी गवर्नमेंट देती है उसका पालन करिए। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।